नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो इंग्लिश है उसकी क्लास चल रही थी, जिसके अंदर हम नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। तो कल तक हमने जो डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, मतलब पिछली क्लास तक जो जो हुआ था वो। तो ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक और ये दो। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट नरेशन में हम जो वक्ता होता है उसकी जो कही हुई बात होती है उसको जैसे का तैसा लिखते हैं। क्या करते हैं? जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? एक तो टेंस में होता है, एक प्रोनाउंस में होता है, एक होता है अपने जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाकर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। फिर एक मैंने फॉर्मूला बताया था एसओएन का। किसका बताया था? एसओएन का। एसओएन का एस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग। ये दो पार्ट होते हैं इसके। रिपोर्टिंग वर्ब होता है एक, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखो, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो चीज़ बोली गई है, जो कोट है, जो उस व्यक्ति ने जो बात कही है उसको क्या बोलेंगे अपन? रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जैसे कि राम ने सीता से कहा, या फिर राम ने गीता से कहा, या फिर राम ने किसी और से कहा। तो वो सारी चीज़ें किस में होगी? रिपोर्टिंग वर्ब में। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब अपन चलते हैं आगे। देखो देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो सैड है, सेज है, उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है अपने को, से टू को बदलते हैं टेल में। से टू को किस में बदलते हैं? टेल में। सैड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। किस में बदलते हैं? टोल्ड में। तो ये जो टोल्ड है, टेल है, ये कहाँ पे प्रयोग करेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो रिपोर्टिंग जो ये रिपोर्टिंग जो वर्ब थी उसके अंदर जब हमने ये जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे बोलते थे कि राम सेड टू सीता। तो जब हम इस डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, डायरेक्ट नरेशन का क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये जो सैड टू है इसको किस प्रकार चेंज करना है, इसी के रूल्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सैड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। से टू को क्या बदलना है? टेल में। और सेज टू को क्या बदलना है? टेल्स टू में। टेल्स में टू हट जाएगा। सेज टू को किस में बदलना है? टेल्स में। आई बात समझ में? सबको क्लियर हो गया कि से टू को किस में बदलना है? टेल में। सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ये कौन से प्रकार का नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन। कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। और जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, ये आई ओ एन, फिर तुम स्पेलिंग में एरर निकालोगे कि सर ने, आपने तो गलत बता दिया। गलत नहीं बताया, स्पेलिंग एरर हो जाती है कभी कभार। तो इसका जब अपन ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो मैंने क्या किया? देखो, इस सेज टू की जगह मैंने क्या लगा दिया? टेल्स। सेज टू, देखो टू भी साथ में हट जाएगा। इस पूरे की जगह मैंने किसका प्रयोग किया? टेल्स। फिर क्या आया? यहाँ पे जो मी था वो मी का मी। फिर कंजक्शन का प्रयोग मैंने बताया था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, किसका प्रयोग करना है? दैट का। फिर देखो, यू है, यहाँ पर यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब बताओ मेरे को, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? जैसे कि ये फॉर्मूला होता है एस ओ एन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये वाली। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। देखो सब्जेक्ट क्या है इसका? ही। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इस मी का जब अपन सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, मी का जब अपन सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो किस में बदलेगा? मी। मी बनेगा सीधा का सीधा आई में। मी, आई को अपन चेंज करते हैं मी में, और मी को किस में चेंज करेंगे? आई में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मी की जगह क्या आ जाएगा? आई। यू की जगह क्या आ जाएगा? आई। वर्क हार्ड। अभी देखो, अभी अपन टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे। टेंस के बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया, किस प्रकार टेंस चेंज होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। आगे आगे जैसे हम क्लास आगे चलती जाएगी वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि यहाँ पर सेज टू की जगह मैंने किसका प्रयोग किया? टेल्स का। सेज टू की जगह किसका प्रयोग किया? टेल्स का। यहाँ पर अगर सैड टू आता, इसकी जगह मैं किसका प्रयोग करता? टोल्ड का। फिर अगर यहाँ पे आता सेज ट्रू, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करता? टेल्स का। आई बात समझ में? टू भी साथ साथ में हट जाता है, ठीक है। जब अपन चेंज करते हैं तो जो से सैड टू को अपन किस में बदलते हैं? टोल्ड में, और टू हट जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को कि टू कहाँ गया। मतलब ऐसे घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे टू था, टू आपने कैसे हटा दिया। तो ये पूरी की पूरी एक चीज है। मतलब इसको सेज टू को अपने को एक चीज मानना है, और इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेज टू की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स, ठीक है। इसको मैं अलग से एक स्लाइड लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सेड टू को किस में बदल लेंगे? टोल्ड में। सेज को, से टू को किस में बदलेंगे? टेल में। सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। आई बात समझ में? ये तीन चीजें मेन है, आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या है? सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। से टू को किस में बदलना है? टेल में। सेज टू को किस में बदलना है? टेल्स में। तीन चीजें याद हो गई। ये चीजें याद होने के बाद आपका जो 85% काम है वो आपका नरेशन का खत्म हो जाता है। मतलब 85% चीजें आपको यहीं तक कंफ्यूज होगी। उसके बाद जो टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल इजी है। अगर आपने ढंग से टेंस पढ़े होंगे, और जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा किस प्रकार कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो आप ढंग से देख लोगे एक बार, और उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लोगे, तो आपका जो ये नरेशन वाला टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा, भले ही से उसका रूल मैंने आपको बताया हो या नहीं हो, लेकिन आप वो क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। आपको जो चार ऑप्शन मिलेंगे उस चार ऑप्शन के अंदर आपको एक आधी हिंट जरूर मिल जाएगी जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सेज टू को किस में बदलते हैं, सेज टू को किस में बदलते हैं। अब देखो, एक रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। देखो, यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट का आता है सेज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो ऐसे सेइंग वगैरह ये तो आएगी नहीं। सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो टेंस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? सारे के सारे सिंपल वाले ही, मतलब मोस्टली सिंपल वाले ही आते हैं। मतलब अपने जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, बाकी दूसरे भी आ सकते हैं। ऐसा कोई वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, एग्जामिनर है उसके अनुसार कुछ भी वो चेंज कर सकता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अपने जो यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे, कि या तो यहाँ पे सेज आएगा या फिर ही विल से आएगा। देखो, आपको समझना है फ्यूचर टेंस कैसे पता चलेगा। देखो आपको मैं बताता हूँ, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। देखो सबसे पहले वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। ये बात तो आपको पता ही है। टेंस के अंदर मैंने आपको बिल्कुल ढंग से बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ये प्रेजेंट सिंपल लिख देना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये बात समझ में आ गई। फिर जो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, उसमें आते हैं विल और शेल।
अब विल का प्रयोग कहाँ होता है, शैल का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपको अगर जानना है, इस रहस्य का उद्घाटन करना है कि ये किस दुनिया से आया हुआ है, कि विल का प्रयोग कहाँ करना है, शैल का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये जानने के लिए आप पिछली वाली क्लास देख लेना, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने पास पड़ी है, सारी चीज़ें अच्छे से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आप आ रहे हो, मैं यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे का जो भी है लेक्चर लेके जा रहा हूँ और आप सुन रहे हो, इस कान से सुन रहे हो, उधर से निकाल रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको पिछले वाली क्लासें भी पहले देखनी है, टेंस की वगैरह जो भी करवा रखी है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो अपन ने ये देखो सारे के सारे टॉपिक इंटरलिंक है। देखो अभी अपन एक टॉपिक करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जब अपन ये सारे चीज़ें टॉपिक खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं एक टॉपिक कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर मैं ये सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाऊंगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब आपको पहले से पता हो कि विल का प्रयोग किसके साथ होता है, शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, वर का प्रयोग किसके साथ होता है, डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने के लिए, हैज़ का प्रयोग, हैव का प्रयोग, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंस आने चाहिए। टेंस के बाद एक्टिव पैसिव का नॉलेज होना चाहिए, एक्टिव पैसिव के बाद नरेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे, सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा था, मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मैंने इज एम आर का प्रयोग बता दिया था, जबकि टेंस में मैंने ऐसा बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है इज एम आर के साथ। हुआ था आपको कंफ्यूजन हुआ था? जैसे कि एक पैसिव वॉइस का एग्जांपल लेते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर, ये मैंने बताया था आपको, ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते थे तो मैंने क्या बोला था, राम, सॉरी राम नहीं, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, अ लेटर। और टेंस में मैंने क्या बताया था, इज राइटिंग आ रहा है तो इज बीइंग रिटन बाय राम। ये चेंज हो गया, तो अब देखो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है फिर भी इज भी आ रहा है, देखो ये साथ में। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आप सोचने में, ऐसे सोचने में पड़ जाओगे कि यार इसके साथ इज आ रहा है, आईएनजी भी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमने टेंस में तो इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ा था कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आपके पिछले जो टॉपिक जो मैंने करवा रखे हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इतना ज़्यादा अपन वापस फ्लैशबैक में नहीं जाएँगे, किसको किस में चेंज करना है ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फिर देखो, ये दोनों जब भी टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, तो इन दोनों के अंदर ये किस में आएँगे, सबसे पहले ध्यान रखना है, ये किस में आ रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस ये दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर ये चीज़ें आ रही है तो देखो ये दोनों टेंस आ रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। देखो मैं ये प्रेजेंट बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल होगा तभी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, तो भी चेंज नहीं होगा। और वो कहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी है। देखो दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है आगे वाली जो इन्वर्टेड कॉमा के उस तरफ लिखी हुई होती है, और इधर होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड होता है स्पीच। ये बात ध्यान रखनी है, जो कोटेशन होता है, जो मुंह से जो लाइन निकलती है, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब रिपोर्ट दे रहे, थर्ड फॉर्म आ रही है रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में आएगी? इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ
टेंस। तो देखो सिंपल सी बात मैं बताऊँ तो देखो इसको अगर अपन नहीं देखे और सीधा मेरे सामने देखो आप मेरे से सीधा डायरेक्टली आप समझ लो कि मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। ये 4 टेंस है प्रेज़ेंट के। किसके टेंस है? प्रेज़ेंट के। कौन-कौन से? एक है प्रेज़ेंट सिंपल, एक है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, एक है प्रेज़ेंट परफेक्ट और एक है प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये चारों के चारों टेंस किसमें चेंज होंगे? ये 4 टेंस है मेरे पास पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चारों के चारों टेंस किस में जाएँगे? इसमें। मतलब प्रेज़ेंट के चारों टेंस किस में चेंज होंगे? पास्ट में। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप ये सीख लो कि जैसे कि प्रेज़ेंट सिंपल है, ये प्रेज़ेंट के टेंस है और ये पास्ट के टेंस है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा पतला कर देते हैं। देखो, प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस। तो देखो, ये सब किस में चेंज होंगे? पास्ट में। मतलब जैसे जिनके इनके नाम के आगे प्रेज़ेंट लगा हुआ है तो प्रेज़ेंट सिंपल किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल में। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेज़ेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आई बात समझ में? सबको पता चल गया? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक जो अपना जो जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करने का एक तरीका कि अपन ने जब टेंस पढ़े थे तो टेंस की क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस टाइम पे मतलब जिन्होंने क्लास नहीं भी देखी होगी वो एक बार वैसे तो देख के आना आप तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने क्लास नहीं देखी है तो उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ कि मैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या आता है, कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है। तो देखो एक आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आता है एस या यस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू और डज। ठीक है। पास्ट सिंपल के अंदर क्या आती है? एक तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो किस में आती है? सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में। और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर क्या आता है? इज, आर और एम, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है? वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज और हैव और उसके साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? हैज बीन और क्या आएगा? हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ क्या आएगा इसकी पहचान करने के लिए? सिंस और फोर। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके साथ क्या आएगा? सिंस और फोर। अब देखो अब अगर आपको किसी को समझ में नहीं आए
तो आप एक बार वापस क्लास देख लेना, अपनी जो पिछले वाली जो भी क्लासें हुई है उसको, ठीक है? अब मैं आपको एक और ढंग से समझा देता हूँ और क्या-क्या चीज़ें सीखनी है इसके अंदर। देखो, प्रेज़ेंट के जितने भी जो टेंस होंगे वो किस में बदलेंगे? यहाँ पे लिखना है चेंज इनटू, मतलब प्रेज़ेंट के जितने भी टेंस है, जो प्रेज़ेंट के 4 टेंस है कौन-कौन से? देखो, सबसे पहला है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है? फिर ये पास्ट का फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? ये 4 हो गए। तो देखो, प्रेजेंट सिंपल किसके अंदर चेंज हो रहा है? पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट सिंपल किस में जा रहा है? पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अंदर जा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अंदर जा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किसके अंदर जा रहा है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसके जा रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, टेंस के अंदर ऐसा तो बोलेगा नहीं कि आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाना है। ऐसा तो कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, और आ भी जाता है तो अगर आपके टेंस पड़े हुए हैं तो आप इजीली सही कर लोगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है, टेंस कैसे पहचानना है? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा, या फिर डू और डज का प्रयोग होगा। अब देखो, डू और डज का प्रयोग किसमें होता है? एक तो नेगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके अंदर डू और डज का प्रयोग होता है। बाकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर सकारात्मक वाक्यों के अंदर डू और डज का नहीं प्रयोग होता है। उसके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। फिर जो अपना पास्ट सिंपल टेंस है उसमें तो आपको पता ही है, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म, ठीक है? फिर ये देख लीजिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में जाएगा चेंज होके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, अब मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है, वाज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वाज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसी के स्थान पे देखो, इज किसके साथ आता है? ही, सी, इट, कोई नाम, उसके साथ इज आता है। आर किसके साथ आता है? जो बहुवचन होते हैं, जैसे कि दे हो गया, यू हो गया, उसके साथ आर आता है। फिर एम किसके साथ आता है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आई या एम आता है, वो कौन सा है? आई। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एम का। ये भी हो गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज और हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या आती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखो, चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है? हैज बीन और हैव बीन। ये तो आपको पता ही है, हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का प्रयोग कब होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखो, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक आंसर करके बताना है कि जैसे कि ये मैंने बोल दिया 4 o'clock, इसके साथ मैं किसका प्रयोग करूंगा? एक सेकंड में, ब्लैक में लिखते हैं इसको। ये खाली जगह है, इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप लेके आना, ठीक है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप मेरे को अपने जो यूट्यूब चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डाल दिया करो डाउट्स। मैं वहाँ से आपकी जो क्लास में आप जब भी क्लास लगेगी उसके अनुसार मैं आपके जो डाउट है वो सॉल्व करता रहूँगा। पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाने से फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप यही करो कि आप जब तक पीडीएफ नहीं डल जाती तब तक आप खुद के नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स को रिवाइज़ करो, ताकि आपकी जो कम टाइम बचा है उस कम टाइम के अंदर आप अच्छा कंटेंट पढ़ सको और आपकी तैयारी को अच्छा कर सको। ज़्यादा ऐसे पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाने से पीडीएफ नहीं मिलेगी, उस पे काम चल रहा है। धीरे धीरे आपको जब भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दूंगा, जो भी पीडीएफ बन के आएगी वो, ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन है 4 o'clock, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? सिंस का या फिर फोर का। फिर दूसरा है, खाली जगह दी हुई हो गई, 4 hours, इसमें सिंस का प्रयोग होगा या फिर फोर का। फिर तीसरा क्वेश्चन है
मंडे, उसमें सिंस का प्रयोग होगा या फिर फोर का। फिर चौथा है इवनिंग, इसमें सिंस का प्रयोग होगा या फिर फोर का। देखो ये चारों क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसके आंसर देने हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके चारों के चारों सही हो, और जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन है, जो चीज़ आपको कन्फ्यूज कर रही है, वो आप एक बार पिछले वाले वीडियो देखना। अगर उस वीडियो में भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को डाउट के माध्यम से पूछ लेना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर है वो आपको मैं खुद स्वयं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें, ये चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। फिर देखिए आगे चलते हैं। देखो प्रेजेंट के चारों टेंस किस में चेंज हो गए, प्रेजेंट सिंपल किस में चला गया, पास्ट सिंपल में। देखो प्रेजेंट सिंपल किस में चला गया, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चला गया, ये सॉरी ये इसको पास्ट को हटा देना। तुम्हें तो दिल धड़कता है, तुम्हें तो सांस आती है। ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अटी मरिया है रे, ये पास्ट हटा देना। ठीक है। फिर यहां तक चार टेंस तो अपन ने पढ़ लिए, ये पहला है, दो, तीन और ये चार। ये चार टेंस के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। तो ये चीजें देखो, अभी अपने को वापस जो अपन ने पिछले जो भी पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी है, उसको एक बार अपन वापस देख लेते हैं एक बार, ताकि अपन क्या है साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे, और आपको जब आप पढ़ने बैठो तो आपको ज्यादा समस्या ना आए। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटाकर किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग, दूसरा क्या था, एस ओ एन फॉर्मूला। एस ओ एन फॉर्मूला क्या था, वन टू और थ्री। ठीक है। फिर तीसरा क्या बताया मैंने, टेंस को चेंज करना, टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैंने ये बताया था, सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। सेज टू को टेल्स में। और सेज को किस में बदलते हैं, से को किस में बदलते हैं, टेल में। से टू को किस में बदलते हैं, टेल में। आई बात समझ में। देखो मैंने ये वाली जो स्लाइड बताई है ना, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसके अंदर आपको वापस से समझाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। इस जो ये चीज़ें है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये जो चीज़ें है वो आपके आगे तक काम आए, और आपको जिसने टेंस वगैरह भी नहीं पढ़ रखे, जिसने ढंग से अभी तक पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है, उसको भी एक बार समझ में आ जाएगा। तो देखो एक बार वापस समझ लेते हैं, प्रेजेंट के चारों टेंस किस में चेंज होंगे, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस प्रकार ये टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। फिर मैंने जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर आपको लिखना, कमेंट सेक्शन में आंसर देने। ठीक है। और एक मैंने बताया, सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में। से टू को किस में बदलना है, टेल में। और एक मैंने पांचवा एक और रूल बताया, क्या बताया था, कि अगर प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, ये दो टेंस हो अगर किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या नहीं होगा, तो रिपोर्टेड
देखो, अब देखो ये 5 चीज़ें पढ़ने के बाद, ये 5 रूल्स करने के बाद अपने जो क्वेश्चन जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% तक हो जाएगी। मतलब देखो अपने आरपीएससी का एक मैं आपको पुराना आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ, उसके अनुसार आप देख लो कि आपको समझ में आ जाएगा कि आरपीएससी में क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार आया हुआ था। ठीक है? तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया था कि राम सेड टू रघु आई एम राइटिंग। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके अंदर जैसे ऑप्शन दिए हुए थे, फर्स्ट ऑप्शन था राम सेड रघु दैट आई वाज स्टडिंग। पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था राम सेड टू रघु दैट ही वाज स्टडिंग। सी ऑप्शन दिया हुआ था राम टोल्ड रघु दैट ही वाज स्टडिंग। ये हो गया। फिर डी ऑप्शन था राम टेल्स रघु दैट ही वर स्टडिंग। देखो अब इसके अंदर कौन सा, देखो ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन का पैटर्न है जो आरपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पैटर्न किस प्रकार से होता है, मतलब वो क्या क्या चीजें पूछता है, कौन कौन सी चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखो मैंने जो 5 रूल बताए हैं, उन 5 रूल्स को अगर आप ढंग से फॉलो कर लेते हो, आप उन 5 रूल्स को ढंग से पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आपके जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 90% तक बढ़ जाती है। 90% का मतलब क्या हो गया कि आपके उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस मतलब ज़्यादा है, मतलब गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर हो सकते हैं। मतलब कि आप जानबूझ के या फिर ध्यान ना दे के अच्छे से क्वेश्चन ना पढ़ो फिर गलत हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप उन 5 रूल्स को ढंग से पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन को ढंग से देख के सॉल्व कर रहे हो, तो आपके सही होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो आपको देखना है, देखो ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये पहचानना है ये कौन सा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट। तो जब इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो कहीं पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं क्या? नहीं। इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो देखो यहाँ चारों ऑप्शन में दैट आ रहा है। चलो ये बात तो सही होगी। फिर दूसरा मैंने बताया था आपको सेड टू को किस में बदलना है। आप पिछले वाली जो स्लाइड थी उसके अंदर देखो सेड टू को किस में बदलना है। देखो सैड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। सैड टू की जगह क्या आएगा? टोल्ड। तो यहां पर देखो अपना क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर सैड टू है तो सैड टू की जगह क्या आना चाहिए? टोल्ड। तो अब देखो इन चारों ऑप्शन में टोल्ड कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पर तो सैड ही आ रहा है, यहाँ पे सैड टू आ रहा है, यहाँ पे टोल्ड आ रहा है, यहाँ टेल्स आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है? अब देखो जिसको ये सैड टू को टोल्ड में बदलते ये पता था, उसने यहाँ से देख के सही कर लिया। और जिसको ये नहीं पता था वो क्या करेगा? फिर इसका टेंस देखेगा। देखो इसका टेंस कौन सा? आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग का मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने किस में बताया? प्रेजेंट के चारों टेंस किस में चेंज हो जाते हैं? पास्ट के चारों टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के क्या होता है? उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो देखो इसमें वाज और वर किस में आ रहा है? देखो चारों में ही वाज आ रहा है, इसमें वर आ रहा है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है? ये हो गया। अब देखो यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? एस ओ एन का फॉर्मूला याद करो।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो राम की जगह मैंने बताया, देखो अगर यहाँ पर प्रोनाउन था, आई क्या है? प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की जगह उठ के भी वापस क्या आएगा? प्रोनाउन। यहाँ पे आई, देखो आई है तो आई की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन, तो ही आ गया। ये आ गया। अब देखो ही किस किस में आ रहा है? इसमें तो ही आ रहा है, इसमें भी ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आई आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे? दो, ये वाला और ये वाला। देखो ये तरीका होता है आरपीएससी में इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि चार ऑप्शन में से एलिमिनेशन करना आपको सबसे बेहतर तरीके से आना चाहिए। देखो मैंने जो चीजें पढ़ाई है, मैं मानता हूँ कि मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करवाई है, मैंने इतने क्वेश्चन नहीं बतवाए, लेकिन मैं अलग से इसकी क्लासें लूंगा, अलग से इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको आरपीएससी में क्वेश्चन उस जब आप पेपर देने बैठो तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इस प्रकार देखो अब अपने पास कितने ऑप्शन बच गए? सिर्फ और सिर्फ दो। अब देखो ही वॉज स्टडिंग, लेकिन यहाँ पर देखो अपन ने ये चीज पढ़ी हुई है पहले ही कि सेड टू की जगह सेड टू, ऐसा कैसा सेम नहीं आ सकता। सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। ये बात मैंने पहले ही बता दी है। सेड टू की जगह क्या आएगा? टोल्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोल्ड भी आ रहा है, दैट भी आ रहा है, ही भी आ रहा है, वॉज भी आ रहा है और स्टडिंग भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन सबसे सही है। तो इस प्रकार अपने को टिक करना है कि ये तीसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से एक्टिव पैसिव के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बाई के साथ किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बनाना है, ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बनाना। तो इस प्रकार आप जब आप एकदम बिल्कुल डीप तरीके से अध्ययन करोगे, इन चारों ऑप्शंस को देखोगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। जब देखो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है? चारों के चारों ऑप्शन एक बार तो पढ़ने हैं। तो आपके मन में 90% तक तो ये बात समझ में आ जाएगी कि सर ने जो चीज बताई थी, जैसे कि सेड टू आया है, तो ऐसा सेड टू का सेड टू सेम तो नहीं आ सकता। जब सेम ही आ रहा है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी? कुछ तो चेंज होगा, सीधी सी बात है, कुछ तो चेंज होगा। तो कुछ तो चेंज होगा, तो चेंज होगा तो इसका मतलब सेड टू की जगह कुछ ना कुछ दूसरा वर्ड्स तो आएगा। तो वो दूसरा वर्ड्स क्या आएगा? या तो टेल्स आएगा, या फिर आएगा टोल्ड, ये आएगा, या फिर टेल आएगा। तो इस प्रकार आपको ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहता है, और इस प्रकार आपको इसके आंसर देने हैं। देखो अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जो आपको अपने इसमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है कि कुछ सेड टू रोहन। ठीक है, आई एम गोइंग टू जो जयपुर। ये है आपका होमवर्क। इसको आपको चेंज करना है। देखो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग करोगे। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। फिर आई की जगह क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट क्या है? कुश है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश की क्लासों को ढंग से देखते हो, उसके बाद किसी भी बुक से उठाकर प्रैक्टिस करोगे, तो आप में ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो बिल्कुल सही पढ़ी है और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी है। देखो जिस बंदे के बेसिक्स क्लियर होते हैं, और मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, मतलब जिन्होंने कभी इंग्लिश के सिर्फ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश ग्रामर को हाथ भी नहीं लगाया, उन लोगों के लिए भी ये वाली ग्रामर की क्लासें हेल्पफुल है। इसलिए आपको जो बेसिक चीज़ें, मैं एकदम जीरो से शुरू करता हूँ और सबसे एडवांस लेवल तक की बता रहा हूँ आपको। मैंने जब टेंस शुरू किए थे तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ही क्या होता है, सी क्या होता है, ही किसके लिए प्रयुक्त होता है, सी किसके लिए प्रयुक्त होता है, दे किसके लिए प्रयुक्त होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक से बताई है। तो आप जब बेसिक से एडवांस पर जाओगे, तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब अपन किसी भी पहाड़ी पे चढ़ते हैं या सीढ़ियों से किसी मंजिल के ऊपर चढ़ते हैं, तो अपन सबसे पहले एक पहला पड़ाव चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपको पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बेसिक के बाद जब आपका एक
मॉडरेट लेवल आ जाए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ, अब हम जो चीज़ें हैं उसको समझ सकते हैं, अच्छे-अच्छे रूल्स भी पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको ऊपर-ऊपर लेवल बढ़ाना है और फिर आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके चांसेस बनेंगे कि आपके 5 में से 5 क्वेश्चन है वो सही हो जाए। ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। आगे की जब भी क्लास होगी तो उसके अंदर हम बाकी की जो रिमेनिंग टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।